ये लीजिए, एक गिलास पानी भी दीजिएगा प्लीज, सर दर्द से फटा जा रहा है। लीजिए। कितने की हुई? 1 रुपए की 3 है। अरे मैं इनका क्या करूँ? अरे सर छोटे नहीं है ना, मैं पहले भी सबसे कहता रहता हूँ चेंज नहीं है सर। इन्हें रहने दीजिए, चेंज ना हो तो कोई बात नहीं। दरअसल इंटरनेट पर एक साइट है, उससे मुझे आपकी दुकान का पता चला है। रत्नेश बाबा आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। ओह, लगता है बारिश होने वाली है, आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लगती। आइए आप अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। आइए आइए बैठिए। प्लीज बैठिए। क्या आप बताइए, आपको मुझसे क्या कहा? यदि रत्नेश बाबा आप ही हैं तो फिर आप अच्छी तरह से जानते मुझे आपसे क्या कहा। खुलकर बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने सुना है आपके पास कई किस्म के जहर का अच्छा खासा स्टॉक है, सिलेंडर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। देखिए सर, मैंने खुद कोई ऐसा विज्ञापन नहीं किया है, लेकिन लोग फिर भी मेरी तारीफ करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे लोग कहते सही हैं। आप क्या खिदमत चाहते हैं ये बताइए। क्या आपके पास कोई ऐसा भी जहर होगा जो पीने के 2 घंटे बाद ही अपना असर दिखाए और पीने पर पता ही न चले? है ना? अरे होगा क्यों नहीं, लेकिन आप पहले ये बताइए, आप किसकी हत्या करना चाहते हैं? हत्या? आप कैसे कह सकते हैं मैं किसी की हत्या ही करना चाहता हूँ? अब आत्महत्या करने वाला सर जहर की इतनी चॉइस थोड़ी बता रहे। हाँ, हत्या ही करना चाहता हूँ। चूहे बहुत हो गए मेरे, चूहों के लिए जहर खरीदना था। चूहों को मारने के लिए आप इतना स्पेसिफिक जहर खरीदना चाहते हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। कमाल है, इतनी मामूली सी जरूरत के लिए आपने इंटरनेट पर इतनी मगजमारी की और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए। हाँ, कमाल है। इसमें कमाल होने वाली कौन सी बात है? कम से कम 70 प्रकार की कंपनियां चूहा मार जहर बनाती हैं सर, और उसके अलावा पेस्ट और इंसेक्ट कंट्रोल वाली कंपनियां भी मौजूद हैं। उन सबको छोड़कर आप मुझे ढूंढते हुए आए हैं, ये है कमाल होने वाली बात। अच्छा, एक बात तो आप मानते हैं ना कि आप किसी जानवर को मारने के लिए ही जहर खरीदना चाहते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। और वो जानवर 2 पैरों वाला है, ठीक? नहीं तो आपको ये सब बताना जरूरी तो नहीं। आपको नहीं बेचना तो मत बेचो, मैं ठिकाना बदल देता हूँ। ठिकाने के साथ साथ इरादा भी बदल दीजिएगा। क्या मतलब? जहर की जैसी किस्म आप चाहते हैं वो आपको मेरे अलावा इस शहर में तो क्या आसपास के शहरों में भी नहीं मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आता आपको इतनी उत्सुकता क्यों है? पता नहीं आप हर बात को क्यों इतना कुरेद रहे हैं? अरे आप नाराज क्यों है सर? मेरा पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि जानवर की किस्म अगर जुदा हुई तो जहर की किस्म भी जुदा होगी। अब मारना किसे मुझे ये तो पता चले। आखिर मेरा स्पेशलाइजेशन इसी बात पर तो है, और इसीलिए आपने इंटरनेट पर इतनी खोजबीन की है। ओह, तो ये बात है। हाँ, मैं इंसान को ही मारना चाहता हूँ। अब बराए मेहरबानी ये भी बता दीजिए सब्जेक्ट की जात क्या है? जहर के लिए भी आरक्षण है क्या? मतलब मेरा सब्जेक्ट
आदम है या हव्वा? क्या मतलब? अरे मतलब सब्जेक्ट नर है या मादा? तुम्हारा मतलब जहर नर के लिए जुदा होता, मादा के लिए जुदा? मैंने गाली देने वाली कौन सी बात कही? गाली? मैंने कब तुम्हें गाली दे दी? पिछले 45 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। इस धंधे में मुझे लोगों ने कुत्ता कहा, कमीना कहा, अरे हरामखोर, हरामजादा तक कहा, लेकिन ऐसी गाली कभी किसी ने नहीं अरे पर मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ मादा लिए जुदा। हे भगवान, इसने क्या मशीन सुधारी अपनी? देखिए, मैंने आपको कोई गाली नहीं दी। मैंने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी, तो अब कैसे दे सकता हूँ? मैं कभी गाली दे ही नहीं सकता। इंसान के असल स्वभाव का पता विपरीत परिस्थितियों में चलता है। खुद के बारे में अभी से कोई राय मत बनाइएगा जी। कभी गाली देने की जरूरत आन पड़े तो शर्मिंदा मत होइएगा। गालियां इंसान की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति होती है। अरे आ जाएगी समझ भी आते आते। अभी आपकी उम्र क्या? 46 साल। 46 साल हो गए मेरी उम्र। कम है? अरे समझ लीजिए तो पूरी उम्र कम होती है सर। जब तक समझ जवान होती है आदमी बूढ़ा हो जाता है। मैं पूछ रहा था, नर और मादा के लिए जहर की किस्में जुदा होती? एक्चुअली सर जहर की किस्म जुदा नहीं होती, लेकिन उसको देने का थोड़ा तरीका अलग होता है। अब आपको विधि भी तो बतानी पड़ेगी। तो हाँ, मादा ही। सब्जेक्ट घर में रहता है या घर से बाहर? आज तक सवाल जवाब जरूरत से ज्यादा होने लगे मिस्टर। सर मैं तो यूं ही। आप जहर दे रहे हैं नहीं? अच्छा जाने दीजिए, बस इतना बता दीजिए कि वो वाला लफड़ा तो नहीं है? कैसा हुआ लफड़ा? पति पत्नी और वो वाला लफड़ा? आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं। मैं आपको पहले ही वार्न कर चुका हूँ। इसका मतलब वो वाला ही लफड़ा है? अब फिर नहीं, मेरा कोई लफड़ा। मेरा मतलब है पत्नी के तक मेरा कोई अफेयर नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट नहीं, पत्नी तो नहीं है? आज सब्जेक्ट लगा रखे हो यार। इंसान को इतने हल्के में क्यों ले रहा हो? उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है क्या? देखिए सर, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे लिए सारे इंसान एक ग्राहक है, और मेरे लिए एक सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं है, और मेरी उनकी व्यापार की भी नहीं। लेकिन आपको इन सब बातों से क्या मतलब? आप क्यों इतना पर्सनल हो रहे हैं? इसका मतलब सब्जेक्ट पत्नी ही है, है ना? है ना? Oh, shut up! Yes, पत्नी ही है। हाँ, पत्नी ही है। मैं अपनी पत्नी की हत्या करना चाहता हूँ। ये हुई ना बात। हमारे धंधे में छुपाने से कोई बात नहीं करते। आपको कुछ तसल्ली हो गई तो मुझे एक दोस्त चाहिए। हाँ अभी देता हूँ, लेकिन सर इससे पहले मैं सर अपने लिए एक कप चाय बना लेना चाहता हूँ। मुझे समय चाय की बड़ी तलब लग रही है। ये काम आप जहर देने के बाद भी तो कर सकते हैं। नहीं कर सकता। क्यों नहीं? पहले देने में कोई पाबंदी है? अब समझ लीजिए कि पाबंदी है। क्या तुम झिझक बहुत करते हो? बगैर भाव खाए तुम्हारा खाना हजम नहीं होता क्या? ऐसी बात नहीं है सर। आप जिस समय मेरी दुकान में आए थे ना, तो मैं अपने लिए चाय बनाने ही जा रहा था। वो क्या है सर, इस जहर को बनाने के लिए 4-5 रसायनों को मिलाना पड़ता है। उससे इतनी दुर्गंध फैलती है कि 2-3 घंटे तक खाना पीना सब मुहाल हो जाता है। बस सर सोच रहा था एक कप चाय पी लूं तो तसल्ली हो जाए। तो ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अगर आपको एतराज ना हो तो एक कप चाय मैं आपके लिए भी बना लूं। और मैं वाकई बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, और आपको जुकाम में भी आराम मिलेगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है आपके साथ चाय पीने में। थैंक्स अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ परेशान दिखते हैं। नहीं तो बस अभी बनी जाती है। ऐसी कोई बात नहीं। ये हर्बल टी है, इसे पीकर आप एकदम तरोताजा फील करेंगे, और आपको सर दर्द में भी आराम मिलेगा। लगता है सर दर्द आपका बड़ा पुराना मर्ज है। पूरी जिंदगी सिरदर्द बन गई है। तो वैसे सर दर्द का सबसे कारगर इलाज है शीर्षासन करना। कभी कभी दुनिया को उल्टा देखने से भी बहुत सी चीजें सीधी दिखाई देती हैं। क्या बात है। एक बार उसे जहन्नुम पहुंचा दो तो मुझे भी इस सिरदर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सर आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि आपकी पत्नी का कहीं अफेयर है? फोन भी पर्सनल हो गया।
अपने काम से काम रखिए, आप पहले ही बहुत कुछ जान चुके हैं। सर मुझे क्या पड़ी है आपके पर्सनल मामलों में दखल देने की? अब मैं तो बस यूं ही। नहीं, उसका कहीं कोई अफेयर नहीं है और हमारे बीच वैसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए था ना, ऐसा कोई काम मत करिए कि पत्नी को शक हो जाए। ये सारे लफड़े शहर के बाहर निपटा देने चाहिए। यार आपको प्रॉब्लम क्या है? टीवी में कहीं लफड़ा नहीं ढूंढ सके तो मुझे ही लफड़े दूसरा ही क्यों होता? अच्छा, तो इसका मतलब इस मामले में आप दोनों ने एक दूसरे को क्लीन चिट दे रखी है। हाँ ऐसा ही है। तो फिर आपको सर, अच्छा ये बताइए, बच्चे हैं आपके? नहीं। हुए नहीं या किए नहीं? यार आप इतना इंटीमेट क्यों हो रहे हैं? यही कारण है झगड़े का। आपको अपना इलाज करवाना चाहिए था। दूसरों के पर्सनल लाइफ में राज झाड़ करने की तुम्हें बीमारी है। अखंड जोत पढ़ने की उम्र में सत्यकथा और मनावर काइंड इन्फॉर्मेशन मुझमें ऐसी कोई कमी नहीं है। वही तो मैं सोचूं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो अच्छे खासे तंदुरुस्त दिखाई देते हैं और माशाअल्लाह जवान। थैंक यू। इस उम्र में यदि कोई आपसे कहे कि आप अच्छे खासे जवान दिखाई देते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आप बुढ़ाने लगे। आप चाय खौलाइए ना, मेरा खून क्यों खौला? जो उम्र होती है ना, बड़ी अजीब होती है। काम में मजा नहीं आता और मजा भी काम लगने लगता है। आप बातचीत की दिशा कहीं और ले जा रहे हैं। जीवन में तृष्णा तब होती है जब एक बार के बाद लगता है कि अब दूसरी बार संभव नहीं रहा। डर तब लगता है जब दूसरी बार के बाद लगता है कि अब तो पहली बार भी संभव नहीं। 25 की उम्र तक आदमी फिक्र नहीं करता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन उसके बाद उसे लगता है कि लोग जाने उसके बारे में क्या सोचते होंगे। आपकी उम्र में आने के बाद एहसास होता है दरअसल किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ कभी? तुम ये सब कैसे जानते हो? चाहे बस अभी बनी जाती है। वेरी गेट निकल गया आपका। माफ कीजिएगा सर, देखिए सर मेरे कानपुर में थोड़ी प्रॉब्लम है। आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मैं सर थोड़ी माफी चाहता हूँ। देखिए, आपने जो चाय की कहानी बताई उस पर एतबार करके मैं बैठ गया। आप मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा लगता है एक कप चाय की कीमत वसूल रहे हैं। आई एम सॉरी सर, अगर आपको मेरा पूछना अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं पूछूंगा। आप बुजुर्ग हुआ, इस उम्र में दूसरों की लाइफ में ताक झाँक करना आपको शोभा नहीं देता। आई एम वेरी सॉरी सर। आप चाहें तो कोई और बात करें, मेरी पर्सनल लाइफ को छोड़कर। हाँ बस बोरियत ना हो आपकी बातों में। और आदमी कौन होता आप जानते हैं? जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता फिर भी बोलता है। मैं आपकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ सर। मुझे कोई इख्तियार नहीं है किसी के भी पर्सनल मामलों में दखल देने का। क्या है ना, उम्र के जिस पड़ाव पर मैं हूँ उसमें दूसरों के मामलों में दखल देना सर पसंदीदा शगल नहीं बल्कि मजबूरी होता है, और मजबूरी कब आदत बन जाती है तो पता ही नहीं चलता। क्यों? ऐसा क्या खास होता है आपकी उम्र में? जवानी में आदमी के पास भरपूर इच्छा शक्ति होती है। आपकी उम्र में शक्ति तो होती है लेकिन इच्छा नहीं। मेरी उम्र में आते आते इच्छाएं फिर जवान हो जाती हैं लेकिन शक्ति क्या तो पूरी होनी नहीं चाहिए सर। आखिर एक दिन आपका भी यही हश्र होना है। बस सर इसीलिए आपसे इतनी बातें पूछता हूँ सर। ये सिगरेट आपको सूट नहीं करती सर। आगे मेरी वाली बीड़ी पिया है। बीड़ी पीने के दो ही ड्राप है। एक तो इसे पीना कहाँ तक है ये नहीं पता चलता,
और दूसरा ये अगला कश लगाने में आपको जरा सी देर हुई नहीं, बुझ जाती है। और खांसी तो इससे भी आएगी, सेहत के लिए तो दोनों भी हानिकारक है। फिर भी सर कुछ तो शौक जरूरी है जीने के लिए, सिर्फ सेहत से जिंदगी कटती नहीं। और सिगरेट और बीड़ी के बारे में मेरी एक राय और है। मेरे गले के लिए कुछ दवा बतलाइए। सिगरेट जो है वो बीड़ी के समान होती है, एक बार जलाकर होठों से लगाओ तो आखिरी दम तक सुलगती रहती है। अरे भाई मेरे गले के कुछ खराब का कुछ उपाय बतलाइए। बीड़ी जो है सर वो प्रेमिका की तरह होती है, आपकी तवज्जो जरा सी हटी नहीं, भूल जाती है। निकल गया आपका। माफ कीजिएगा सर, आप कुछ कह रहे थे क्या? मेरे गले के खराश का कुछ उपाय बतलाइए। अरे अभी लीजिए सर, ये लीजिए। उधर है ना, फिलहाल तो आप ये दवा खाइए। वैसे गले की खराश का सबसे कारगर इलाज है गरारे करना, और गरारे करने का दूसरा फायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपके गले में कहीं लीकेज तो नहीं है। क्या बकवास है। बकवास नहीं सर, गले की खराश से निजात पानी है तो आइंदा सिगरेट से तौबा कीजिए। यही तो मैं नहीं चाहता। मुझे डस्ट और स्मोकिंग से एलर्जी है। शादी के कुछ सालों तक बीवी मेरे हेल्थ और मेरी आदतों की बहुत कॉन्शियस थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा सिगरेट पीना उसे सख्त नापसंद था। अरे तो सिगरेट आपने छोड़ दी होती। अरे छोड़ ही दी होती, मैं खुद उस नामुराद से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन एक तरीका होता है सिगरेट छुड़वाने में। कोई जोर जबरदस्ती मेरी आजादी को छीने मुझे पसंद नहीं। मेरी माँ मेरी आदत को नहीं छुड़ा सकी, मेरी पत्नी 4 माह में कैसे छुड़ा सकती? बोलिए। जिस औरत ने मुझे इतने साल पाला पोसा उसे हरा दूं, उस औरत से जो अभी अभी मेरी बीवी भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन सर फायदा तो आपका ही होता ना। अरे मैं समझता हूँ इन सब बातों को, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती मुझ पर हावी हो, मुझे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। किसी से प्रेम करो तो कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। हम रिश्तों में बंधे जरूर होते हैं, लेकिन रिश्तों की कैद नहीं होती। लेकिन सर वो आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा वो मुझे हराने की ख्वाहिशमंद थी। मुझ पर बॉसिंग की जिद थी। एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था मैंने, वाटर प्यूरिफाइंग का। वो जो एक मशीन होती है ना, जो पानी को पीने लायक बनाती है, उसका। कितना भटकना पड़ा था मुझको। फैक्ट्री खोलने के लिए पहले जिला उद्योग और बैंकों के चक्कर काटे, लोन मिला तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और कॉर्पोरेशन के चक्कर काटे, माल बना तो बेचना मुश्किल। उस जमाने में आम आदमी बेचारा घर में नल नहीं लगवा पाता था, प्यूरिफाइंग मशीन कैसे लगवाता? फिर मैंने बंगलों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। मैं एक फैक्ट्री का मालिक, जिसके नीचे 15 आदमी काम करते हो, उससे ये बंगले वाले उनकी गोरी चिट्टी में मैदे की लोई जैसी में ऐसा व्यवहार करते थे जैसे मैं साला कोई सेल्समैन हूं। एक भी मशीन नहीं बिकी साहब। फिर सरकारी दफ्तरों में इसे बेचने का प्रयास किया। अफसरों के सारे नखरे सहने के बाद उनकी फरमाइश ISI बार की होती। हर जगह से हारता हुआ घर लौटता तो पत्नी भी हराने की जिद लिए मिलती। आज कितनी मशीन बिकी, क्या प्रोग्रेस हुई की जगह सवाल होते, आज कितनी सिगरेट थी, और बस झगड़ा शुरू। हम साले यहाँ अपनी ऐसी तैसी कराते फिरे, उनको सिगरेट की पड़ी रहती। सिगरेट उतना कलेजा नहीं जलाती होगी जितना उसकी रोज रोज की चिकचिक जलाती थी। सर जब आपको पता था कि आपकी स्मोकिंग की वजह से घर में कलह होती है तो सर आप पीते ही क्यों थे? अरे यार कोई शौक से नहीं पीता था, आदत से मजबूर था। उसे घर में स्मोकिंग से परेशानी थी। चलो मान लिया पैसे स्मोकिंग भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। मैं घर से बाहर स्मोकिंग करने लगा तो उसको इस बात पर भी था। उसका मन रखने के लिए झूठ बोल दो तो मुंह सूंघती थी। महंगे से महंगे माउथ फ्रेशनर, स्प्रे, पान मसाला खाने लगा तो साले दांत पीले दिखने लगे। मुंह की दुर्गंध का उपाय ढूंढ लिया तो पट्टी हाथ चूमने लगी।
तो पान के डंठल उंगलियों पर रगड़ कर आने लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने झगड़ों के टालने का प्रयास न किया, महंगे से महंगे कदम किए, जबकि उस दौर में मेरी आर्थिक स्थिति डावाडोल थी। पहले खर्च सिर्फ सिगरेट पर होता था, अब उसकी दुर्गंध को मिटाने के टोटकों पर भी होने लगा। सिगरेट छोड़ देना इन सबसे ज्यादा आसान होता है। तो छोड़ देता, उसके कहने से छोड़ देता, कोई मैं उसका गुलाम हूं? सर, आपकी वाइफ की हाइट कितनी होगी? हाइट, लंबाई होगी इतनी करीब, क्या 3 साढ़े 3 फुट की है? मैंने इतना कहा था। आपको 4 इंच सिगरेट की गुलामी मंजूर है, लेकिन 5 फीट 5 इंच की आपकी बीवी, आपकी धर्म पत्नी आप पर जरा सी बॉसिंग करे, आपको बर्दाश्त नहीं? क्या बात। आप मेरी फीलिंग कभी नहीं समझ पाए। मेरी अपनी नौजवानी के समय से इच्छा थी कि मेरे पास एक फरारी कार हो, खुली छत वाली, जिस पर हम या भी लॉन्ग ड्राइव पर जाए। मधुर संगीत की धुन पर मैं स्लोली कार चलाऊं, एक हाथ से स्टीयरिंग संभालूं, एक हाथ से बीवी का कंधा सहलाऊं और होठों पर सुलगती सिगरेट हो। क्या रोमांटिक ड्रीम था वैसे अगर आप अपनी पत्नी को किस करते तो ये सदी का हॉटेस्ट किस होता। फिर क्या रोमांटिक ड्रीम पूरा हुआ या नहीं हुआ? इस सपने को पूरा करने में जिंदगी कार से भी तेज रफ्तार से भागती रही। आज मेरे पास रुतबा है, पैसा है, प्रॉपर्टी है। कर्ज लेने के लिए जिन बैंकों के चक्कर काटा करता था, आज उन बैंकों का ब्रांच मैनेजर उठकर मेरा स्वागत करता है। विडंबना किसे कहते हैं आप जानते हैं? विडंबना? विडंबना बोले तो आप रुमाल उसी दिन घर भूलाते जिस दिन आपको बहुत दुकान लगा। नहीं, मैं उस विडंबना की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर आपको यदि बैंक से कर्ज लेना हो तो पहले आपको यह शो करना होता है दरअसल आपको कर्ज की जरूरत ही नहीं। जब हम भाई को मोहताज थे तो बैंकों ने मुझे कोई भाव नहीं दिया। आज मेरी अंटी गर्म है तो बैंकों में होड़ लगी हुई मुझे कर्ज देने की। इसे कहते हैं विडंबना। सर, वो आपके सपने का क्या हुआ सर? वो रोमांटिक ड्रीम पूरा हुआ या नहीं? हाँ, मैं वही बता रहा था। आज मेरे पास फरारी कार है, खुली छत वाली, जैसे मैंने सोचा था। बगल की सीट पर पत्नी भी बैठी है, लेकिन दोनों हाथ स्टीयरिंग पर होते हैं, पर होठों पर सिगरेट नहीं होती। अरे सर, वो बातों में चाय तो भूल ही गया था। सर, आप चीनी कितनी लेंगे? बस हाफ टी स्पून। मुझे मीठे की अब कोई चाह नहीं है। अरे सर, लेकिन मुझे तो मीठा बहुत पसंद है सर, लेकिन परहेज करना मेरी मजबूरी है। बस सर, 1 सेकेंड और। शुगर फ्री टेबलेट है, मैं डायबिटिक हूँ ना। ओह, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। वैसे सर, कितने साल हो गए आपकी शादी को? आज ही हमारी शादी के 25 साल पूरे हो गए। आज हमारी शादी की सिल्वर जुबली है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सर। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी इट्स ओके। नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। इंटरनेट का बड़ी चतुराई से उपयोग किया आपने। कोई सोच भी नहीं सकता कि मामूली से दिखने वाले इस बूढ़े आदमी के अंदर इतना जीनियस इंसान है। कौन कहेगा कि यहाँ इतने तरह के जहर मिलते होंगे। एक अक्षर खास कोड से लिखा है,
सभी को एक साथ जोड़कर पढ़ो तो पावा एजेंसी अजंता स्क्वायर राजनगर बन जाता है। भाई वाह, कमाल की टेक्निक है। किसी को शक भी नहीं होता और विज्ञापन भी हो जाता है। देखिए सर, मैं तो बड़ा मामूली हैसियत वाला इंसान हूँ। मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं इंटरनेट के बारे में। बस इतना पता है सर कि सूचनाओं का समंदर है ये इंटरनेट, और दूसरी तरफ सड़े गले कचरों का ढेर। एक साथ स्वर्ग और नर्क दोनों का संगम है ये इंटरनेट। क्यों पूछ रहे हैं? अरे जब जान से ही मांगा तो फिर तकलीफ से क्या लेना? मैंने कभी बहुत प्यार किया था उससे। उसे जान से तो मार सकता हूं, पर दर्द से तड़पता नहीं देख सकता। देखिए सर, ये जहर 2 घंटे तक अपना असर नहीं दिखाता। उसके बाद ये पूरे शरीर में फैल जाता, धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, रक्त संचार रुक जाता है, सांसें उतरने लगती, आंखें बड़ी और बाहर आने लगती हैं, प्राण निकल जाते हैं। ये सब कुछ ही पलों के लिए होता है, फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वैसे सर, कसाई चाकू चाहे जितना पहना कर ले, तुरंत प्राण निकल जाए ऐसा नहीं हो सकता। जैसे बल्ब फ्यूज होता है, ये अभी अभी जल रहा, अभी अभी पाओ, ऐसा है। हाँ, वैसा ही। वो जब मरे तो मरने के बाद भी हैरान होती रहे कि मैं मरी कैसे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मरने के बाद उसके आत्मा को ये बोझ रहे कि कितने मुश्किल से निकल पाए थे प्राण। देखिए सर, आप जब भी उनकी हत्या करना चाहें तो रात में सोने से पहले किसी भी चीज में मिलाकर दे दीजिएगा। आपकी पत्नी सोते सोते ही स्वर्ग से जा जाएगी। वो ये समझ भी नहीं पाएंगी कि वास्तव में मर गई है कि सपना देख रही है। और सर, मैं आपको बता रहा था, कसाई चाकू चाहे जितना पहना कर ले, गला देखते समय तकलीफ तो होती है। अब तकलीफ से डरने लगे तो फिर कर चुके हैं क्या? अच्छा सर, क्या आप वाकई बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से? ये बना मोहब्बत थी मुझे, दीवानगी की हद तक चाहता था मैं उसको। हमारे दौर की वो सबसे चर्चित लव स्टोरी थी। शहर के हर बच्चे बूढ़े के जवान पर बस हमारा ही नाम था। किताबों में छिपा कर रखा वो सूखा गुलाब तो कभी देखा ही होगा। मुझे याद है फरवरी का वो गुलाबी दिन, यानी वैलेंटाइन डे, जब ग्रीटिंग कार्ड के साथ उसने वो गुलाब दिया था। क्या गिरते साहब वो भी, हर तरफ बस फूल ही फूल गिरते थे। हर शब्द मानो शायरी के लिए बने हो। मैं शेर क्या लिखता, वो खुद एक गजल थी। लेकिन प्यार के दुश्मन हर दौर में होते हैं, हमारे दौर में भी थे। ये लोग दरअसल प्यार के ही नहीं, हर उस चीज के दुश्मन होते हैं जो किसी भी इंसान को जानवर बनने से रोकती है। ये लोग हरियाली के भी दुश्मन होते हैं। शायद जिद करके इन्होंने ही ईश्वर से एक मौसम पतझड़ का मांगा होगा। हमारे दौर में भी संस्कृति और नैतिकता के स्वयंभू ठेकेदार हाथों में लठ लिए घूमते थे। जिनसे खुद कोई लड़की नहीं पटी, वो दूसरों के प्यार के दुश्मन बन जाते हैं। हमारा प्यार इनकी आंखों की खिड़की था। सोचिए कितना बवाल मचा होगा उसमें। सारे रिश्तेदार हमारे विरोध में एक हो गए थे। मेरे पिता ने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया था। सिर्फ दोस्तों ने ही हमें सहारा दिया था। आप जानते हैं ईश्वर ने हमारे लिए दोस्त क्यों बनाए? क्योंकि वो रिश्तेदार बनाकर शर्मिंदा था। क्या बात, क्या बात। कितनी ही मोहब्बत थी सर, तो वो प्यार अचानक कहां धुआं हो गया। उस सूखे फूल की तरह हमारा प्यार भी अब सूख चुका है। पहले जब झगड़े होते थे हमारी आंखें भर आती थी, अब तो आंखों का पानी भी भाप बन चुका है।
सिगरेट के बारे में मेरी एक राय और है। सिगरेट तंबाकू से भरी उस कागज की नली को कहते हैं जिसके एक सिरे पर आग और दूसरे सिरे पर बेवकूफ होता है। खूब लगा आपको। जिस सिगरेट ने आपकी गृहस्थी फूंक दी, जिस सिगरेट ने आपका प्यार झुलसा दिया, उसे आप अभी भी होठों से लगाए हुए हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ सिगरेट की हमारे झगड़ों की असल जड़? अरे सर, तो और क्या कारण हो सकता है इतने मनमुटाव का? कोई एक कारण नहीं होता। मामले आपस में यूं उलझे रहते हैं कि सिरा ही सबक में नहीं आता। झगड़ा ऐसे नहीं बढ़ जाता है। हमें अपने बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। काम निकालने के लिए अफसरों को एंटरटेन करना होता था। उसके लिए जो ड्रिंक और डिनर का आयोजन करना होता है, उसके लिए पैसों की दरकार थी। लेकिन मेरी पत्नी उसे ऐयाशी मानती थी। हर पार्टी के बाद हमारे घर में झगड़े होने लगे। जिन दोस्तों ने अपनी जान पर खेलकर मेरा घर बसाया था, हमारे झगड़ों से तंग आकर हमारे घर से कतराने लगे। मुझे पैसा कमाना था, बहुत बहुत पैसा कमाना था। दुनिया में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना सर। पैसे के अलावा और भी दुनिया में बहुत कुछ होता है। जानता हूं, लेकिन वो जो बहुत कुछ होता है ना, वो भी बगैर पैसों के नहीं मिलता। पैसा बहुत कुछ होता है, नहीं पैसा ही सब कुछ होता है। तो फिर कौन सा ये पैसा मैं खुद के लिए कमाना चाहता था? जिसके लिए कमाना चाहता था उसे बिजनेस में किया गया इन्वेस्टमेंट फिजूल लगता था। सर, जो लोग आपकी तरह अमीर नहीं होते तो क्या उनके घर बार नहीं होते? क्या वो लोग सुखी नहीं रहते? नाली का कीड़ा कभी देखा है आपने? उन कीड़ों में खुद को शामिल पाया है मैंने। माणिक लाल अग्रवाल का बेटा, सेठ माधवलाल अग्रवाल का पोता, मैं समीर अग्रवाल अपने पुरखों की जायदाद से बेदखल एक गंदी बस्ती में रहने को मजबूर था। आप कभी स्लम एरिया में रहे? सकरी कुंद गलियां, एक दूसरे से सटे घर, एक दूसरे के सपनों में पैर पसार कर सोते लोग। आप ही बताइए, ऐसी जगह मैं रह सकता था? जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, उसे ऐसी गंदी। मुझे पैसा कमाना था, बहुत बहुत पैसा कमाना था। मेरे दिल की रानी, महलों की भी रानी कहलाए, इतना पैसा चाहता था मैं। लेकिन वो मेरे दिल की हलचल से बेखबर सिर्फ मेरे सिगरेटों का हिसाब रखती थी। सिगरेट ना हुई, उसी सौर हो गई। वैसे सर, जब इतनी क्राइसिस थी तो ये बीड़ी पी होती सर, ये पी होती है। जितने में एक सिगरेट आती है उसमें पूरा बीड़ी का बंडल आया। ये पी रहा होता ना तो अब तक कुछ झोपड़े में ही रह रहा होता। बड़ा कमाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है। और फिर पता है ना, सिगरेट तो सिर्फ एक बहाना है। हमारे झगड़े की असल वजह कुछ और ही थी। हम दोनों के रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। कभी उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा कि हम जिंदा हैं या मर गए। फिर भी साहब, पत्नी मायके के तारीखों के कसीदे पढ़ा करती। अरे सर, ये तो हर औरत की आदत होती है। कभी कभी लगता आता है दुनिया का सबसे सुखी मौका। कम से कम उसकी औरत अपने मायके के तारीखों के पुल तो नहीं बांधती होगी। जब तक हम गरीब रहे, साले हमारे घर की ड्योढ़ी तक नहीं जानते थे। आज मैं करोड़पति हूं तो हमारे बंगले पर पड़े रहते हैं। मैं कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन जब उनको मजे मारते देखता हूं ना तो तन बदन पे आग लग जाती है। साली हद होती है खुदगर्जी की भी। उन दिनों हमारी सुध ली होती, जब हम दुर्दिन में थे तब हमसे हमारा हाल पूछा होता तो उनको अपने माँ बाप जितना सम्मान देता। जब हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, हमें उनके सहारे की जरूरत थी, तो उनका व्यवहार क्या था? जहर मुझे तीर चलाते थे अपने शब्दों के। सिगरेट बीवी का समान होती है, क्यों? तो खांसी ससुरालियों की तरह। वैसे सर, आपके घर वाले अगर आपसे मिलना जुलना शुरू कर देते तब शायद आपके ये विचार न रहते। जब उसे मालूम था कि मेरे घर वालों ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो अपने मायके वालों को क्यों घर में घुसेड़े रहती थी? आपकी गर्दिशों में कभी खांसी नहीं आई आपको? क्या? उन दिनों आए थे ससुराली आपके घर? आए थे साले, एहसान जताने, मुझे जलील करने। नाती होने की खबर सुनकर आए थे हमारे झोपड़े पर।
आते ही रोना शुरू कर दिया। इस बात पर खुश नहीं थे कि उनके वंशवेल में एक फूल और खिला है, इस बात पर दुखी थे कि फूल कीचड़ में क्यों खिला है। इस बात की खुशी नहीं थी कि यह उनका अपना एक खून है, इस बात पर हैरान थे कि बच्चा हूबहू मेरे जैसा क्यों दिख रहा है। दूसरी बार उनका मेरे घर आना किसी की बात का कम नहीं था। मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी। घर की रोज रोज की कलह से तंग आकर दोस्तों ने किनारा कर लिया था। मैं अकेला बेहारो मदर, मेरी नजर पत्नी के मंगलसूत्र और बच्चे के पाजे पर पड़ गई जो उसके मायके वाले उसे दे गए थे। मैंने उसे बेचकर रकम जुटा ली। 4 दिन बाद पत्नी को पता चला तो अच्छा खासा हंगामा हो गया। हम लड़ ही रहे थे कि इतने में उसके मायके वाले आ गए। फिर क्या था साहब, सबके सब पिल पड़े मुझ पर, मुझे चोर और न जाने क्या क्या इल्जाम लगाने लगे। आप ही बताइए, सोना यदि मुसीबत में काम ना आए तो मिट्टी के अलावा और क्या है। आज तक एहसान गिनाते हैं साले। सर, आपने पहले तो खुद को बेऔलाद बताया था। किसी इंसान पर एक साथ कई पंगे पड़ने वाले होते हैं ना, तो सबसे पहला पंगा वही पड़ता है जो सबसे ज्यादा बाट लगाता है। उस दिन के झगड़े के बाद वो लोग मेरी पत्नी को अपने साथ ले गए, इस शर्त पर कि जिस दिन अपनी जात औकात उनके बराबर बना लूंगा उस दिन हमारी लड़की को ले जाना। बहुत रोया मैं, गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरे बच्चे की उम्र उस समय 3 साल की थी। मासूम चेहरा, आंखें किसी फरिश्ते से निश्चल, मुस्कान ऐसी जैसे हजारों फूल खिल गए हो। ये बात हमारे उस झगड़े के पहले की है। मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारा प्यार बटे। मैं इसे बगैर बताए अपनी नसबंदी कराया। उस जमाने में पुरुष नसबंदी कराने पर 700 रुपए और एक ट्रांजिस्टर मिलता था। पैसों के तो मैंने बच्चे के नाम से एफडी करा दी और पत्नी को उसके जन्मदिन पर ट्रांजिस्टर गिफ्ट कर दिया। कमीना पति, आप जानते हैं कमीना पति कौन कहलाता है? अरे वही जो टेप रिकॉर्डर की जगह ट्रांजिस्टर थमा दे। कमीना पति वो कहलाता है जो अपनी पत्नी को अपनी नसबंदी की बात आए उस समय बताता हो जब उसकी पत्नी उसे अपनी प्रेगनेंसी की बात बताने वाली हो। सोचिए क्या बीती होगी। गुस्सा तो इतना है कि साली का गला घोट दूं। खूब झगड़ा हुआ हमारे इस बात को लेकर। मुझे चलाने के लिए, अपने आप को सती सावित्री बताने के लिए वो अपना अबॉर्शन करवाया। क्या सर, आप भी पढ़े लिखे होकर ऐसी बात करते हैं सर? नसबंदी कराने के बाद भी 2-4 हफ्ते का प्रिकॉशन रखना पड़ता है। अरे तो उस वक्त मुझे ये बात थोड़ी सूझी थी। वो तो मुझे बाद में अपने डॉक्टर से पता चली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर, वो आपके पहले बच्चे का क्या हुआ? हाँ, मैं आपको वही बता रहा था। वो लोग मेरी पत्नी को अपने साथ ले गए। बहुत गिड़गिड़ाया मैं, रोया, फिर भी साले ले गए। कुछ हफ्तों में बहुत दुखी रहा, फिर अपने बिजनेस में व्यस्त हो गया। किसी भी मुझे पहला असाइनमेंट मिला, पूरे 10 लाख का। बरसों बाद खुशी घर आई थी। मैंने अच्छी से कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। अच्छा मौका आया था अपने ससुरालियों को बताने का कि देखो सालो, इसे कहते हैं कामयाबी। ये देखो, आई एम सेल्फ मेड मैन। उस रात मैंने अपने नए फ्लैट पर जमकर पार्टी दी। तय कर दिया दोस्तों को शराब से। इतनी सिगरेट पी हम दोस्तों ने कि खिड़की से धुआं उठता देखकर पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड बुला। साले बहुत कॉलोनियों के सोफिस्टिकेटेड फट्टू लोग जरा सा धुआं देखकर घबरा गए। सर, आप मेरा सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। वो बच्चे के बारे में बताइए ना। मैंने एक मंगलसूत्र पाधे बेची थी ना, मैं इसे 10 सेट खरीद कर ले गया। टैक्सी से उनके दरवाजे पहुंचा। मेरे दोनों हाथ थैलों तोहफों से लदे थे। उनके मकान में दाखिल होते ही जो पहला नजारा हुआ, उससे मेरा दिल चाक हो गया।
सपने मेरे बच्चे की लाश पड़ी थी और मेरे ससुराली मगर बच्चे के आंसू बहा रहे थे। मेरे हाथों से थैले छूट गए, मुझे कुछ होश नहीं, कब मर गया कब बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। वो मेरा पहला हार्ट अटैक था। अपनी ही दुनिया अपने हाथों कैसे उजड़ती है, कोई मुझसे पूछेगा। भगवान ने एक मौका और दिया था। हमारे झगड़ों के कारण पत्नी अबॉर्शन करवाए तो भी हाथ से छूट गया। सर, अब इसमें सारा दोष पत्नी का ही तो नहीं है, कुछ तो आप भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, पहले गलती मेरी थी, मेरी गलतफहमी थी, लेकिन उसको इतना ताव दिखाने की क्या जरूरत थी? खुद ही अपनी कोख गिराया। उसकी दूसरी गलती ये थी कि कम्बल खुद अपनी गोद भी नहीं संभाल पाई। जब उसे मालूम था कि उसके हाथ खुला अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो बच्चे को अकेला छोड़ा ही क्यों? दुख तो उन्हें भी बहुत हुआ होगा ना सर। माँ को औलाद का दुख पिता से ज्यादा होता है। हाँ, रोती रहती है दिन भर। उसके खिलौनों को आज भी सहज के रखे है, लेकिन जब उसके मायके वालों को अपने घर में मजे मारते देखता हूं ना तो मेरा खून खौल उठता है। पता नहीं किस हद से आते साले मेरे घर। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? आपकी बीवी या आपके इलाज? अरे जब वो आपको इतना ही खटकते हैं तो आप घर से क्यों नहीं निकाल भगा देते? घर से भगा दूंगा ना तो उनको अपनी पल पल होती तरक्की कैसे दिखा पाऊंगा? मैं भी उन पर जी भर कर दौलत लुटाता हूँ। अभी पिछले महीने सिंगापुर का टूर करवाया। तरक्की के लिए दुश्मनों की भी जरूरत होती है। आज पता चला सुख भी कितने प्रकार के होते हैं दुनिया में। जिन्हें जलाने के लिए कमा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं, वो आप पिक्चर का मजा लूट रहे हैं और आप उड़ कर खुश हो रहे हैं। अब ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ पर्सनल होने की कोशिश कर। अब आप उन बातों के बारे में पूछना चाहेंगे जो बेडरूम से रिलेटेड है। मिस्टर बाबा, अभी इन कुछ क्षणों में मैं आपसे बहुत क्लोज हो गया हूँ। इतनी नजदीकी से मुझे सफोकेशन होता है। क्या पूछना चाहते हो? देखिए, आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, समाज में विजेता की हैसियत रखते हैं, लेकिन बेडरूम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्या आप जानबूझ के ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए? बुरा ना मानने की दरख्वास्त पर पहले ही कर चुका हूं सर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो यार, सीधे पिन पॉइंट पर आ जाते हो। कमाल ही हो गई, न मुझे गुस्सा आया न मुझे खांसी आई, और इतनी देर हम बात करते रहे, आपका हियरिंग एड भी नहीं निकला। हाँ। अरे सर, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो ये बात भी बता ही दीजिए ना। मर्द यदि ठंडा को अपनाए तो उसे नामर्द कहते हैं, लेकिन औरत के बारे में क्या शब्द है, कभी मौका लगे तो डिक्शनरी में ढूंढ कर बतलाइएगा। पहले उन्हें तरह पलोगे
उसे सातवें आसमान पर उड़ता देखता था, उन मुंदी आंखों में लाल डोरे तैरता देखता था। पर एक दिन ऐसे ही पनों में मुझसे कहने लगी कि इस दीपावली में चीली को पेंट करवा देंगे। बहुत देर हो गई। इतने सालों में पहली बार मैं कहीं सिर्फ इतनी देर गप्पे मारने बैठा। अब मुझे इजाजत दीजिए, कितने देने हैं जहर के? अभी तो हमारा 35 हुए। हे भगवान, थोड़ा सा जहर मुझे भी दे दो, बहुत बुरा फंस गया हूँ। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 24 घंटे में एक बार ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं और डिपेंड करता है कि प्रार्थना कितनी श्रद्धा से की गई। थोड़ा सा जहर इसे भी दे दो भगवान। वैसे जरूरी नहीं है कि हर प्रार्थना ईश्वर स्वीकार ही करे। तुम सचमुच बोल रहे हो या ऐसे ही पकाते हो दुनिया? क्या सर, हमारी इच्छाओं की प्रायोरिटी ईश्वर खुद तय करते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी कीड़े पर हाथ लगाए एक छिपकली बैठी होती है, लेकिन वो खुद किसी सांप के निशाने पर होती है। सारा खेल एक शतरंज की तरह है। जिंदगी की बिसात पर किसकी शय होगी, किसकी मात, ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। हम और आप तो मोहरे हैं। हियरिंग एड निकल गया आपका। आप क्या कह रहे थे? आपको पहले पहले कब एहसास हुआ कि अब आपको सुनाई नहीं देता? यही कोई 4-5 साल पहले। हाँ, लेकिन औरों को तो मुझसे पहले हो गया। मैं जहर के दाम पूछ रहा था। जहर के दाम एक डोज के 7,000 रुपए। कुछ महंगा नहीं? अरे सर, ये दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती, मौत भी नहीं। सच तो ये है कि हर चीज की कीमत वक्त और परिस्थिति के हिसाब से कुदरत खुद तय करती है। आपको केमिस्ट की जगह दार्शनिक शब्द ज्यादा सूट करता है। मैं दार्शनिक केमिस्ट या जहर बेचने वाला हत्यारा दार्शनिक? एनीवे, ये लीजिए 7,000, गिन लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन क्या थोड़ा 1 मिनट रुकिए। हेलो हेलो हेलो, मैं रत्नेश बाबा बोल रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर अपने आदमी को भेज देना। मेरे पास इस समय 15,000 रुपए हो गए और थोड़ी देर में 10,000 रुपए और आएंगे। अरे आए क्या कर रहा है, शर्तियां आएंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ। हाँ, 1 घंटे के अंदर भेजो। यस। तो दीजिए ना। क्या जहर और क्या? वो तो मैं आपको दे चुका। अभी दिया ना चाय में मिला के। क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं करता सर। ये मजाक नहीं तो और क्या? अरे देखिए सर, मैं अपने धंधे में बहुत गंभीर हूँ। बिजनेस में मजाक करना मेरे उसूल के खिलाफ है। क्या मतलब? मतलब क्या, हमने सौदा किया, आपने जहर खरीदा, मैंने बेचा। अब इसमें मजाक वाली तो कोई बात नहीं हुई। मैं खुद खाने के लिए थोड़े खरीद रहा था, मैं पत्नी को मारना चाहता था। अरे तो क्या फर्क पड़ता है सर, आप मरे या आपकी पत्नी, दोनों कंडीशन में छुटकारा तो आपको ही मिलेगा ना। क्या पक रहे हो तुम? आपके अंदर खुद जहर खाने की हिम्मत नहीं थी, वो काम मैंने कर दिया। सिंपल। भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं। आप चाहें तो घर जाकर आखिरी बार अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, और या चाहें तो पुलिस में मेरी कंप्लेंट करवाते हैं। आपकी बोरियत भी दूर होगी, मेरा भी मनोरंजन होगा। किसी भाई की बातें कर रहा हूं। मैं पूछता हूँ, यूं धोखे से जहर क्यों दिया तुमने मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं तो आपको ठीक से जानता तक नहीं हूँ। फिर भी मुझे जहर दे दिया। अरे तो कौन सा आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया? अनजान आदमी को जहर देने में इंडियन पेनल कोड का कौन सा कानून तोड़ दिया मैंने? मुझे क्यों मारना चाहते हो? सच बताओ, ऐसा कभी ना ख्याल आया कैसे तुम्हारे मन में?
तुम्हें पता है साले, मैंने खुद कुछ नहीं किया। फिर किसने करवाया तुमसे? कौन हत्या करवाना चाहता मेरी? क्या मैंने आपसे बताया था ना, हमारे प्लान में ईश्वर की मर्जी शामिल होती है। कीड़े, सांप और छिपकली का कितना अच्छा नक्शा खींच कर समझाया था मैंने। हमारा आपका दर्जा तो सिर्फ मोहरे का है सर, असली खेल तो वो खेल रहा होता। अबे चुप, बंद कर अपनी बकवास। भगवान का वास्ता देता है साले, उनका लिहाज करके मैं धोखा खा गया, उन्होंने तेरे हाथ का पानी तक नहीं पीता। सही बता, मुझे क्यों मारना चाहता है? मोहरे हैं, अपनी मर्जी से कहाँ कुछ कर पाते। अबे फिर शुरू हो गया। जहर का क्या है सर, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, ठीक वैसे ही हीरा हीरे को काटता है। और उसी तुझे भी एक दिन कुत्ता जरूर काटेगा साले। मशीन डाल कान में, निकल गई है बाहर, मशीन डाल। आप क्या कह रहे थे? तेरी बाकी ना कर। तेरी माँ क्या कहा था मैंने? इंसान के असल स्वभाव का पता विपरीत परिस्थितियों में चलता है। बड़ा गुमान था आपको, मैं गाली नहीं देता। इस समय तो आप गालियों के अंताक्षरी खेलने में तैयार। क्या मतलब हुआ यूं ही का? अरे यूं ही मन में आया, मर्डर करके देखते हैं। और हाँ, इसी बहाने जहर का परीक्षण भी हो जाए। दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? पागल हो गए क्या तुम? हे भगवान, मैं मर रहा हूं यूं ही अकारण और बेमकसद, सिर्फ एक संकी के सनक का शिकार होकर। मैं भी मरना नहीं चाहता भगवान, मुझे भी बहुत से काम करने बाकी है। मैंने अभी जिंदगी में किया ही क्या, लेकिन इस कमीने के कारण मैं मरने वाला हूं। मैं अकेला नहीं मरूंगा, मुझे मरता हुआ देखने का दुख इस नीच आदमी को नहीं लेने दूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले, अपने मरने से पहले मैं तेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहता हूँ। मुझे मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं, कम से कम ये सुकून तो मिलेगा कि मुझे मारने वाला खुद जानू पहुंच गया है। आत्मा पे ये बोझ तो नहीं रहेगा कि तू चैन से जी रहा है। जब मैं तेरा गला घोटूंगा ना, तो तेरे मुंह से मौत की हिचकी तो सुन सकूंगा। तेरे चेहरे पर मौत का डर मेरे दुख को कम कर देगा। अगर मैं मर गया तो आप जहर का तोड़ कैसे जानेंगे? वो सिर्फ मुझे मालूम। जहर का तोड़ भी है? हाँ हाँ। तो झूठ तो नहीं कह रहा। मेरे सर पर खून सवार है, मुझे चकमा देने की कोशिश की ना, तो मैं तेरा पेटवा नहीं छोड़ दूंगा। झूठ नहीं कह रहा हूँ, और जहर का तोड़ होता है। अब आप मुझे छोड़िए तो नहीं। मुझे जल्दी दो, जल्दी दो। मैं क्यों गया? मैं जहर का तोड़ नहीं दे सकता। क्या एक क्यों भाव खा रहा इतना? भाव खाने वाली बात नहीं है सर, मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। आपको तोड़ की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू भी बस साले नीच कमीने, तेरे जैसे स्वार्थी आदमी को जीने का कोई हक नहीं। ठीक है सर, मैं लालच से मरूंगा और आप कंजूसी से। ना मैं कुछ का पार पाऊंगा और ना आप कुछ बचा पाएंगे। मौत के मुंह में खड़ा है और फिर भी दांतों से पैसा दबाए। सनकी पागल तेरी जगह पागल खाने में होनी चाहिए, लेकिन तू छुट्टा घूम रहा। हर आदमी सनकी या पागल ही होता है। जो भी आदमी हत्या करना चाहता है ना, वो पागल या सनकी ही होता है। उसी सनक के हवाले होकर आप मुझसे जहर खरीदने आए थे और अब मेरी जान लेने पर आमद आए। सबसे बड़ा पागल तो तू है, जो अकारण किसी की जान ले रहा है। जान लेने के लिए किसी कारण की नहीं, सिर्फ पागलपन की जरूरत होती है। देख मेरे पास समय का बहुत थोड़ा है, तेरी फिलॉसफी तू अपने पास रख, मुझे तोड़ बताओ, कीमत बोल। दुनिया में होने वाले सारे दंगे फसाद
और आतंकवाद की जड़ में पागलपन ही तो है। इन नेताओं और तानाशाहों का मेडिकल जांच करा कर देख लीजिए, सारे के सारे पागल ही निकलेंगे। हे भगवान, मुझ पर रहम कर। मरने से पहले मैं पागल नहीं होना चाहता, लेकिन ये पहला मुझे पागल करके ही मानेगा। फिर मशीन डाल अपने मशीन मत बोल। आप इस पुरानी मशीन का क्या करेंगे? इस घटिया मशीन की बात नहीं कर रहा मैं, तोड़ की कीमत बोल। तोड़ की कीमत एक डोज के 10,000। ऊपर वाले की मार से डर कमीने मंदिर की निचाइयां भी छोटी पड़ जाए। तो ठीक है, मुझे फिर थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। क्या सोचना चाहता तू? यही कि इतनी मोटी लाश में कहाँ ठिकाने लगा। तू बिना लिए पीटे मारने वाला नहीं। पीछेंगे तो कीमत और बढ़ जाएगी। अबे तू कीमत सही बोल, 10,000 बहुत ज्यादा है। मौत के मुंह में खड़े हैं और पैसे का निकलना लालच। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती है। हर चीज की कीमत वक्त और परिस्थिति के हिसाब से कुदरत खुद तय करती है। तो तू अपने आप को कुदरत समझता है? तू आपके लिए तो फिलहाल मैं ही खुदा हूँ। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मैं कहाँ मार रहा हूँ? ये तो उसके कराया होगा। गुस्सा करना आपके लिए अच्छा नहीं सर। गुस्सा आपका रक्त संचार बढ़ा देगा, आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, खून जितनी तेजी से बहेगा जहर उतनी तेजी से अपना असर दिखाएगा। अरे देखिए, आपकी आंखें लाल हो रही हैं, धड़कन देखिए कितनी बढ़ गई है। मुझे तो लगता है जहर अपना असर दिखाने लगा। मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? भगवान, क्या मेरा अंत आ गया? मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए भगवान। अरे आप खुद ही तो इतनी हुज्जत कर रहे हैं? मौत के मुंह में खड़े हैं और पैसा बचाने में लगे हैं। अरे आप हर सौदे को लाभ और हानि की कसौटी पर क्यों तोलते हैं? लाभ का उल्टा हमेशा हानि नहीं भला भी होता है। अब तू सिखाएगा मुझे धंधा करने? साले मुझे केमिस्ट। कीमतें 3 तरह की होती हैं, सस्ती, महंगी और किफायती। मैंने आपको किफायती कीमत बताई। किफायत वाली कौन सी बात है? अरे सोचिए, आप 10,000 रुपए देकर आप जिंदगी के अलावा और कितनी बेशकीमती चीजें अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। एकदम दीपावली आ सकती है। और क्या देने वाले हो मुझे जिंदगी के अलावा? मौत के मुंह में खड़े हैं और स्कीम का इतना लालच, औरतों को भी माफ कर दिया। अरे सर सोचिए, जिंदगी तो अपने आप में एक अनमोल उपहार है। उसके साथ आप क्या कर लेकर जाने वाले हैं? कल की सुबह, कल की दोपहर, सर्दियों की धूप, बारिश की छम छम, लता मंगेशकर का गाना, नई वेब सीरीज। बताइए, है कोई ऐसी दुकान जो एक सामान खरीदने पर इतनी सारी चीजें मुफ्त देती हो? चलिए अब मुस्कुरा कर दिखाइए और थैंक यू बोलिए मुझे। ये हुई ना बात, फालतू इतना वक्त जाया किया। अब मुझे जहर का तोड़ दे दो। अरे सर दे देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? इतनी जल्दी भी क्या है? क्या मतलब? अरे मैं मर रहा हूँ, जहर अपना असर दिखाने लगा है। ये जहर 2 घंटे से पहले अपना असर नहीं दिखाता सर। जो ये आपको हो रहा है ना, ये इसके प्री सिम्टम है। अगर आप तैश में ना आए होते ना तो ये सब आपको कुछ ना हो रहा होता। फिर भी इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अब तो तुमको दाम भी मिल चुके, चाहो तो भी कर देख लो। अरे वो तो मैं गिन लूंगा सर। मुझे जहर का तोड़ दे दो प्लीज, अभी मुझ पर रहम करो। आप लगता अपने किए पर शर्मिंदा हैं? मुझसे माफी मांग रहे हैं। चलिए मैंने आपको माफ किया। अरे मैं तोड़ मांग रहा हूँ। मैंने आपको सच में माफ किया सर। जब आप खुद इतना शर्मिंदा हैं तो मैं कौन होता हूँ गिला करने वाला? ये बात इस बहरे के कारण मैं पागल होता हूँ। क्या तुम मुझे उठा ले या इसके कान ठीक कर? भगवान से जब भी प्रार्थना करिए
पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ करें। और उस प्रार्थनाएं उसकी झोली में होंगी तो जरूर सुनेगा। अगर वो आपकी प्रार्थना सुन लेता है तो उसे मानने का हौसला भी रखिए। क्या मतलब? अभी आप थोड़ी देर पहले भगवान से जहर मांग रहे थे, अब भगवान ने आपकी सुन ली तो आप हौसला छोड़े देते हैं। क्या तुम सुन सकते हो? हाँ, फिर ये नाटक किस लिए? अरे बड़ा मजा आता है सर बहरे की एक्टिंग करके। आप ही एक्टिंग करके देखिए बहरे की, लोगों का व्यवहार और उनके आपके बारे में क्या विचार हैं, इसका बड़ा मजेदार अनुभव होगा। ये तो सचमुच का पागल है। मुझे किस पागल के सामने फंसा दिया भगवान? भगवान को इतनी शिद्दत से रोज याद किया होता तो आपकी सारी दुश्वारियां कब की खत्म हो गई होती। अब तुम देर क्यों लगा रहे हो? मुझे जहर का तोड़ दे क्यों नहीं देते? एक शर्त और रह गई। शर्त? कैसे शर्त? मुझे आपका लिखा हुआ कन्फेशन लेटर चाहिए। कन्फेशन लेटर? कन्फेशन लेटर मतलब इकबालिया बयान। बालिया बयान? क्या लिखा लेना चाहते हो मुझसे? यही कि आप अपनी पत्नी को मारने के लिए मुझसे जहर खरीदने आए थे। कैसा किस लिए? इसलिए यदि निकट भविष्य में आपकी पत्नी को कुछ हो जाए तो मैं आपकी शिकायत पुलिस में कर दूं। क्या बात? मैं खुद तलाश लूंगा लेकिन तेरी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं बनूंगा। खुद ही तलाश लेंगे इतनी ढेर सारी खुशियों में। अरे सर, आपकी जिंदगी बीत जाएगी जो वैसे ही थोड़े पलों की बची है। हाँ, चक्कर में मत पड़िए। क्या सोच रहे हैं सर? सोचने का आपके पास वक्त नहीं है। आप टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते सर, आप वक्त का मुकाबला नहीं कर सकते। याद रखिए, आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, कल का ब्रेकफास्ट, कल की दोपहर, बारिश की छम छम, सर्दियों की धूप, लता मंगेशकर का गाना, नई वेब सीरीज, आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अपने दिल की एक टिक को सुनिए। बस करो, मैं हार गया। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। ये हुई ना बात, हुज्जत बहुत करते हैं। ये लीजिए पेपर ओपन, चलिए जल्दी से लिखाइए। आराम से लिखिए, आराम से। मैं अपने होशो हवास में अपनी पत्नी को मारने के लिए पाहवा एजेंसी से जहर खरीदने आया था। साइन करिए, साइन भी कर दीजिए ना सर, साइन तो करिए। लो, लिख दिया। अब तो दे दो प्लीज, मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आप इतनी ना करिए, मैं आपको अभी जहर का तोड़ दिए देता हूँ। ले लीजिए। इस जहर का तोड़, एक गिलास सादा पानी। पानी? अरे मैं मर रहा हूँ, तुम्हें अभी भी मजाक सुन रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा सर, ये सच में जहर का तोड़ है। मैंने आपसे कहा था ना, शीर्षासन किया करिए। कभी कभी दुनिया को उल्टा देखने से बहुत सी चीजें सीधी दिखाई देती हैं। दरअसल मैंने आपको जहर दिया ही नहीं था। ये जो आप मेरे दो चश्मे देखते हैं ना, एक से मैं किताबें पढ़ता हूँ और दूसरे से चेहरे। दूर तक देखने के लिए चश्मे की नहीं, बल्कि एक अलग नजरिए की जरूरत होती है, और वो नजरिया अनुभवों से निकलता है। मैं जहर का सौदागर जरूर हूँ सर, लेकिन आदमी को नहीं, आदमी के अंदर के जहर को मारने की कीमत लेता। मुझे लगता है आपके अंदर का जहर भी अब तक मर चुका होगा। इस काम की मैंने आपसे वाजिब कीमत वसूली है, और आपने भी अपनी जिंदगी की अच्छी खासी कीमत चुकाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जिंदगी के हर पल का कतरा कतरा वसूल करें। इन आंसुओं को बह जाने दीजिए, आंसू मन का मैल धो देते हैं।
हैव ए नाइस डे सर। गुड बाय। एक्सक्यूज मी सर, एक बात और रह गई है सर, जब आप अपने घर जाएं तो अपनी पत्नी को मेरा पता जरूर दे दीजिएगा। हो सकता है उनके मन में भी आप जैसा जहर है।